कि 80% ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ back in your van now. Pick it up, put it back in your van now. तो जी अभी हाल ही में दरबार साहिब में जिस तरीके से ईरान के डेलीगेट्स देखे गए हैं, इसका एक अलग ही नजरिया देखने के लिए मिल रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों की इस पे अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, देखिए इससे दो कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, साथ में सिख कम्युनिटी और सिख हेरिटेज है उसका भी प्रभाव ईरानियों की तरफ पड़ेगा। और ईरान गुरुद्वारा है तो वहां पर भी उसकी अच्छी तरीके से केयर टेकिंग हो सकती है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे लोगों की एक अलग टाइप की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो लोग इसको देख रहे हैं यूएस के रिलेशन पंजाब से, मतलब खालसा राज की बात हो रही है इसमें कि भाई अगर पंजाब की वॉइसेस को हिंदुस्तान में जिस तरीके से दबाया जाता है और हिंदुस्तान में जिस तरीके से सिखों के ऊपर अगर अत्याचार होते हैं या फिर उनकी जो राइट्स हैं वो दबाए जाते हैं, तो वो लोग अपनी वॉइसेस अमेरिका में खोल सकते हैं। वहीं अगर ईरान की बात करो तो भाई ईरान से डायरेक्टली पंजाब को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन बात आ रही है भाई इस समय में पॉलिटिक्स में, क्योंकि अमेरिका आप जानते हो भाई एक फ्री कंट्री है, वो ग्रेट कंट्री है। और ये आप इस चीज को देख चुके हो कि भाई जब अमेरिका का एक भी अगर पायलट था जो कि फंस गया था ईरान में, तो अमेरिका ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया और उसको वहां से निकाल लिया। और अमेरिका जिस तरीके के जो राइट्स हैं जो पब्लिक को देती है, वैसा दुनिया में किसी भी नेशन में नहीं हो सकता है। मतलब खालसा राज की बात भी होती है और दबी हुई वॉइसेस की बात होती है, तो अमेरिका में जाके आप खुल के प्रोटेस्ट कर सकते हो। अमेरिका इस लेवल की फ्रीडम देता है। और भाई रियलिटी ये भी है कि पंजाब के बहुत से लोग जो कि अमेरिका में जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई वहां पे अगर वीजा मिलता है, जॉब्स मिलती है, तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी खासी सिक्योर हो जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें सरकार का भी दखल है, क्योंकि सरकार चाहती तो ईरान के डेलीगेट्स डायरेक्टली राम मंदिर में जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये सारी प्लानिंग करी जिससे एक अलग ही मैसेज दुनिया में जाए। तो भाई रियलिटी है कि पंजाब के लोगों को एक्चुअली में कोई ऐसा फायदा नहीं होने वाला ईरान की तरफ से। वहीं अगर आप यूएसए की बात करो तो भाई दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि यूएसए के पासपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यूएसए का जो पासपोर्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। साथ में यूएसए में अगर वो वीज़ा अप्लाई करता है या फिर उसे जॉब मिलती है या उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है, तो भाई उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है। तो जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जब वो यूएसए में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। पंजाब के लोग बहुत सारे जब यूएसए में जाते हैं तो वो अपनी वॉइस को खड़ा करते हैं, वहाँ से अपनी वॉइस को आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और यूएसए में जिसकी वॉइस बनती है वो दुनिया में भी सुनी जाती है। लोग भी इसके ऊपर अपनी अलग अलग टाइप की जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, ईरान के जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए था। और मैं ये बता दूं अभी आने वाले टाइम में 12 तारीख को भी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है दिल्ली में, जहां पे ईरान के डेलीगेट्स ने एसजीपीसी और अकाल तख्त के जो चीफ जो हैं उनको वहां पे बुलाया है, और उनके जो मेंबर्स हैं वो भी वहां पे जाएंगे। तो एक बड़े इवेंट बनाने की पेशकश की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें एक साजिश की बू नजर आ रही है। मतलब सरकार ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही है कि कैसे भी खालसा राज वाला जो मुद्दा है वो दबा दिया जाए, क्योंकि जो लोग यूएसए में जाके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं उनकी आवाज पे भी खतरा हो सकता है। We are on the servants of the Lord, of the Almighty, and we do believe in I am proud. ਨਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਆਜੋ। Thank you. Thank you. Thank you. ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਰ ਹੋ ਕੁੱਤੇਰੀ ਆ ਗੁੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇ ਆ ਮਾਰ शिवा पीछे जाए आगे ना आप इधर आ जा मेरे लागे थे थोड़ा फेस होता है। वहीं अगर आप देखो तो भाई सोशल मीडिया पे हिंदू ऐसे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं जो कि एक नया जहर घोल रहे हैं। वो लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई जो हिंदू हैं उन्हीं की वजह से गुरुद्वारे चल रहे हैं। मतलब उनका कहना ये है कि भाई जो 80% जो दान आ रहा है वो सारे के सारे हिंदूज की वजह से आ रहा है। जो हिंदू लोग हैं वही दान दे रहे हैं। मतलब एक पंजाब में एक नई नफरत की जो दरार है उसको डालने की कोशिश की जा रही है। अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 80% ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 80% ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇवी देवतियां ਦੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ टेको, ना अपनी बेइज्जती करो। जय श्री राम, जय मां काली। ये सारी की सारी चीजें दिल्ली से फंड की जा रही है। इसमें आरएसएस और बीजेपी का बहुत ही बड़े लेवल पे प्रभाव है। जैसे जो सिख हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं, पंजाब में काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, तो उनका किस तरीके से किले को ढहाया जाए, ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया से इस समय पे शुरू हो चुकी है। आरएसएस के बंदे, बीजेपी के जो बंदे हैं वो अपनी जो नींव है वो जगह जगह पे फैला रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं भाई पंजाब में बेअदबी जो है वो किस तरीके से नहीं रुकती है। तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग के तहत ही चल रही है। लेकिन इसके जवाब में कुछ बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि सही को सही, गलत को गलत भी बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जो पंजाब में ये बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं ने कभी भी सही किसी चीज का साथ नहीं दिया है। अब ऐसी जो प्रतिक्रिया वो इंटरनेट पे देखने के लिए मिल रही हैं। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। 84 ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਸਾਡੀ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ अगर भीड़ पैंदी है, मसला बनता है तो नाल खड़ो, हथ बन के बेनती है। इसी के साथ भी देश में आवाज़ों को किस तरीके से दबाया जाता है। मतलब कोई अगर इंसान सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करे तो उसे जो लोग हैं वो दबा देते हैं, और लोग क्या, जो प्रशासन है वही उनको दबा देता है। मतलब जो प्रशासन है वो एक्चुअल में टूल बन के रह गया इस समय में सरकार का। अब इसी तरीके से एक सरदार जी का वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरदार जी नारा लगा रहे हैं कि मोदी तेरे राज में, और पब्लिक बोलती है उसके जवाब में कि कटोरा हमारे हाथ में। तो भाई ये जो नारा है वो बिल्कुल ही सही है, सबको पता है। लेकिन जैसे ही वो ये नारा बोलते हैं सरदार जी, उन सरदार जी से वहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी होता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, जो कि उनसे माइक छीनने की कोशिश करता है और उनसे ये कहता है कि आप पॉलिटिकल जो नारा है वो यहाँ ना लगाओ। तो भाई क्या पॉलिटिक्स बिजनेसमैन से नहीं जुड़ी हुई है? क्या पॉलिटिक्स एक आम आदमी से नहीं जुड़ी हुई है? एक आम आदमी को आज के समय में बोलना, नारे लगाने की भी परमिशन नहीं है? क्या उसे परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से या फिर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि वो मोदी जी के खिलाफ बोले ना बोले? तो आप सोच सकते हो कि भाई देश में जो आवाज़ें हैं वो किस तरीके से दबाई जा रही हैं और आवाज़ें खत्म की जा रही हैं। और ऐसे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, IAS PCS जो ऑफिसर्स हैं, वो बस टूल बन के रह गए हैं सरकार का। मतलब भाई अगर सरदार जी ने मोदी जी के खिलाफ नारा लगा दिया है तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आता है कि ये जो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये सब सरकार के ही एजेंट हैं, इसीलिए वो रोकने के लिए आ गए। भाई सरकार के खिलाफ तो बोला ही जाएगा क्योंकि हर जगह पे सरकार इन्वॉल्व है। अगर आप देखो 0 से लेकर 100 तक किसी भी क्षेत्र में आप लगा लो, भाई सरकार ही टैक्स ले रही है, सरकार का ही पूरी तरीके से रेगुलेशन है। और इस समय पे तो सोशल मीडिया पे भी जो आवाज़ें हैं वो सरकार ही बंद कर रही है। तो सरकार के खिलाफ बोलना
इस समय पे क्राइम बनता चला जा रहा है। अब इन सरदार जी का जो वीडियो है वो इंटरनेट पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग सरदार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनसे माइक छीनने की कोशिश करी है भाई, ये पूरी तरीके से गलत है। ये आवाज़ को दबाने की कोशिश हिंदुस्तान में हो रही है। माइनॉरिटी की जो आवाज़ है वो तो दबाई जा रही है, मतलब बाकी जो देशवासी हैं, अगर चाहे वो हिंदू भी हो चाहे किसी और धर्म के भी हो, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी भी आवाज़ इस समय पे दबाई जा रही है। जीतू नागपाल जी, आप सपा में हो, आप अपनी राजनीति वहाँ जा करिए। राजनीति नहीं कर रहा, सफाई की राजनीति मत करना। राजनीति नहीं कर रहा मैं, ये व्यापारियों के हित का मामला है, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चलेगी। बाजी नहीं कर रहा मैं, सब जो हित की बात हो रही है, ये पार्टीबाजी नहीं होगी। ये पार्टीबाजी यहाँ करोगे तो आगे हम भेज देंगे। व्यापारी है तो व्यापारियों से वार्ता के लिए हम लोग खड़े हैं। एडीएम साहब एक सेकंड, हम एक व्यापारी संगठन चलाते हैं। आप कोई भी हो, आप व्यापारियों के साथ जो वार्ता करनी है करो, स्वागत है। हमारे पार्टी वाली बात है। एडीएम साहब हम एक संगठन चलाते हैं। नहीं, हम 20 सालों इसी के साथ भाई देश में आप अंधभक्तों का हाल तो जानते ही हो भाई, पूरा का पूरा जो देश है वो सड़ा के रख दिया है। जहां देखो गुटखे के दाग रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई कूड़ा फेंकता रहता है, गंदगी फैलाता रहता है। मतलब देश में भाई कूड़ा डालने पर कोई रेगुलेशन है ही नहीं। अगर आप दिल्ली जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना ज़्यादा गंदा है। और जो लोग हैं जो विदेश से दिल्ली आते हैं वो इसको एक डर्ट कैपिटल बोलते हैं पूरी दुनिया की। उनका कहना यह है कि भाई इस समय पर सबसे गंदी सिटी है पूरी दुनिया में वो दिल्ली ही है। अब इसी तरीके से अगर आप देखो तो भाई एक वीडियो सामने आया जो कि है यूके से। अब भाई यूके में हिंदुस्तान से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, लेकिन अपनी जो आदतें हैं वो कैसे छुपा सकते हैं भाई। अंधभक्त जहां भी जाएंगे वो अपना गंदगी फैलाएंगे ही फैलाएंगे, अगर धार्मिक काम भी करेंगे तो भी उसमें गंदगी फैलाएंगे। अब इसी तरीके से एक बाप बेटे हैं जो कि रोड पे कचरा फेंक रहे हैं भाई, वो ही आदत जो कि हिंदुस्तान में चली जा रही है। वो सोच रहे हैं कि भाई वो वैसे विदेशों में जाके भी जी लेंगे। अब उसी बीच एक बंदा आ जाता है जो कि वहीं का लोकल, और जब वो बंदा उन्हें लताड़ना शुरू करता है, गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है, देखने वाले लोग हैं उनका कलेजा ठंडा पड़ जाता है। मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई इस बंदे ने बिल्कुल सही किया है। ऐसे बाप बेटों को या फिर ऐसे जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि विदेशों से आ जाते हैं, गंदगियां फैला रहे हैं, जो कि वो अपने थर्ड वर्ल्ड की जो हैबिट्स हैं वो उनको वहां लेके जा रहे हैं, भाई ऐसे लोगों को कैच करना चाहिए, ट्रोल करना चाहिए, साथ में इनके ऊपर एक कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब ये जो वीडियो वो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बाद इंडिया की जो इज्जत है वो खत्म होती चली जा रही है। मतलब आप लोग जानते हो भाई इंडिया की जो इज्जत है वो वैसे ही नहीं बची है। डिप्लोमेसी में तो हिंदुस्तान के खत्म ही हो गया मामला। छोटे छोटे जो देश हैं वो भी हिंदुस्तान की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन विदेशों में जाके जो इंडिया के लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो भी जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं भाई, आने वाले समय में जितने देश हैं वो इंडिया के लोगों को वीजा भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग हमारे देशों में आके हमारा देश ही खराब करेंगे। Right, I've just seen you chuck that out. Pick it all up and put it back in your van. Pick it up, put it back in your van now. Pick it up, put it back in your van now. No problem, I'll put it now. Put it back in the van now. No problem. Now. Put it back in the van now. This is our country. Sorry. Making it a tip. Sorry about that. Pick it up. You f***ing have to chuck it on the road. What's that English chat? What are you saying? Oh, you go to the next lay-by, wouldn't you? It's just he's been caught, that's all. Sorry about You so stop saying sorry. You ain't done it. Drive away and leave your shit. Right where you come from, you cunt. You ain't doing it in this country. BP21NDN. And we're going to report this. Sorry about Anyways, sorry. What company do you work for? What company do you work for? Devon Furniture. Devon Furniture. I don't know how you've got the neck to do this. Our lovely country. And put your out. What's Big Boy saying? He ain't saying cool here.
just can't believe it. Our country is. Oh, pick up the. Whoa, pick up the bottle and the shoe. Oh, I don't give a. You started it. We think it's yours. Shoe further down. Pick it up. Pick the up. Sure. You started littering there. Pick the stuff up. We don't know it's not yours, do we? Yeah. Thank you, man. Devon Furniture. Devon Furniture. आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग का सोचते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।